बहन दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद पूर्व सैनिकों का पहला बड़ा सम्मेलन। बिल्कुल दोस्तों, पहला बड़ा सम्मेलन था कि उन्होंने देश के हजारों सैनिक इकट्ठे हुए, वहां पर अपनी रणनीति बनाई कि आगे आने वाला 8वां वेतन आयोग की जो सिफारिशें लागू होने से पहले हमारे जो मुद्दे हैं आखिर उनका क्या हुआ। सरकार को चिट्ठी लिखी और सरकार के सामने यानी सरकार से वार्ता के लिए उन्होंने अपनी मीटिंग की और कौन कौन से मुद्दे रखे गए इसके ऊपर चर्चा की। और साथ ही उन्होंने जो एमओडी की पे कमीशन सेल से निकला है उसके ऊपर उन्होंने चर्चा की कि आखिर रेगुलर मिलिट्री सर्विस पे पर क्या न्याय होगा। उन्होंने कहा इससे पहले हम चाहते हैं कि हमें ओआरओपी की विसंगतियां दूर हो, प्रीमेचर रिटायरमेंट को ओआरओपी मिले, विडो पेंशन पे मैट्रिक्स एस ग्रुप, तमाम तरीके की बातें हुई। तो आइए जानते हैं आखिर ये कौन सा सैनिक संगठन है। और उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हो, सबसे पहले थोड़ा सा वीडियो की झलक मैं दिखा रहा हूं और जहां पर पूर्व सैनिक इकट्ठे हो रहे हैं, ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया जा रहा है, एक दूसरे को फूल मालाएं पहना रहे हैं और एक हर्षोल्लास का एक आप समझ सकते हो जिस तरीके से गैदरिंग होती है। और वहां पर इस गैदरिंग की अध्यक्षता कर रहे थे सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर और इस सैनिक संगठन का नाम है यानी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। जैसा कि इसका नाम आपने सुना होगा, जंतर मंतर पर काफी जो पिछले एक साल के अंदर धरना प्रदर्शन हुआ था वहां पर भी इनकी सहभागिता रही थी, लेकिन डिस्प्यूट भी हुआ था, इनके ऊपर खरी खोटी भी लगाई गई, कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हुए थे। वहां पर सैनिकों को काफी नुकसान हुआ, यानी सैनिकों की विश्वसनीयता गिरी और पूर्व सैनिकों की मांगें थी वो कमजोर हुई। ये बात सही है। अब इसी को लेकर जैसे ही 8वें वेतन आयोग की बिहार चुनाव से पहले घोषणा होती है, आयोग की उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है और आगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस, फिटमेंट फैक्टर की तमाम तरीके की बातें शुरू हो जाती हैं। अब इधर अर्जुन सिंह राठौर जी, जैसे आप देख सकते हो उनका भाषण, उन्होंने कहा है मुद्दा है हमारा रेट पे कमीशन का। आप सभी को पता है 17 जुलाई 2025 को सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी गई है, लेकिन अभी तक न तो उसके अंदर चेयरमैन की नियुक्ति हुई है, मेंबरों की नियुक्ति हुई है, वो होना बाकी है। और नियुक्ति होते ही इमीडिएटली कोई एक्शन ना ले सरकार और ये ना कह सके कि हमारे पास तो आपकी बात आई नहीं थी। उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे संगठन ने विभिन्न माध्यमों से मांगे उचित विभागों तक भिजवा दी हैं। अभी रिसेंटली ही हमने 19 मांगों का एक ज्ञापन सरकार को सौंपा है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय है, रक्षा मंत्री कार्यालय है, पीएसडेंट, डीएसडब्ल्यू, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कार्यालय वहां है, और इसके अलावा जो भी संबंधित संगठन होते हैं जिनके माध्यम से फीडबैक पे कमीशन को दी जानी है, वहां तक हमने हमारी मांगे पहुंचा दी है। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो 19 मांगे। सबसे पहला है रिमूवल ऑफ एनोमली इन ओआरओपी, बड़ा इश्यू है। आज भी एक लेटर मैंने ये टाइप करके रखा हुआ है, आज की मीटिंग का हवाला देकर के प्राइम मिनिस्टर को दोबारा लिख रहे हैं कि पे कमीशन पे विचार करने से पहले ओआरओपी के अंदर जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने का उपाय किया जाए। अगर ऐसा नहीं करके फिर एक नया फिटमेंट फैक्टर देके लागू कर दिया गया तो रिजल्ट ये होगा कि वो जो विषमताएं हैं, वो जो खाई है वो वैसे की वैसे भविष्य में भी बनी रहेगी। तो ये भी अपन भेज रहे हैं। तो पहला डिमांड हमारा ये था, और ये डिमांड के साथ में बाकायदा हमने चार्ट वगैरह भी दिया है कि क्या पे किसको नहीं मिलना था उनको बहुत मिल गया, और जो एक्चुअल में डिजर्व करते थे जिनकी पेंशन 70 से घटा करके 70 के अंदर 50% कर दी गई थी, उनका मोटा शेयर दूसरों के हिस्से में चला गया है, उसको रेक्टिफाई किया जाए। उसका बाकायदा जस्टिफिकेशन देकर के ये ड्राफ्टिंग भेजी हुई है पढ़ने कि सबसे बड़ी आज जरूरत है कि 30 लाख सैनिकों की सब बात कर रहे हैं, लेकिन सैनिकों को एकजुट कैसे होना है। और एकजुट होने के लिए उन्होंने कहा हम लगातार प्रयासरत रहें, लेकिन हमारा मानना है हमें शांतिपूर्वक तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है। जब बात नहीं बनेगी तो हम सड़क पर भी उतरेंगे। और इसके लिए उनका FVA, जिसका स्थापना दिवस भी था और उनकी एक जनरल बॉडी मीटिंग भी थी, जहां से देश के कई अलग लगभग कह रहे हैं कि 150 से ज्यादा संगठन उनके साथ हैं, उनकी भागीदारी है और इसी को मिलकर बनाया इनका FVA यानी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन से एक बनाया।
और उसकी अध्यक्षता अर्जुन सिंह राठौर जी ने कहा कि हमने ऑलरेडी सरकार के सामने बहुत सारे पॉइंट रखे हैं। 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो गई है। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि इसमें हमारी सहभागिता हो। डिफेंस फोर्सेस यानी जो सर्विंग का कोई अधिकारी है या जो जिस तरीके से, और जो वेटरन्स हैं उनमें उन्होंने कहा है कि जेएसयू जवान का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा है, जो हमने चिट्ठी लिखी माननीय प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री जी को भी कॉपी किया है, और सबसे बड़ी बात है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्विसमेन वेलफेयर को भी हमने इस बात से रूबरू करा दिया है। अब हमारी मांगे हैं सरकार के सामने। जिस तरीके का उन्होंने अपना पिछला एक्सपीरियंस को दोहराया, उन्होंने कहा हमारा ये एक्सपीरियंस था, जैसा भी है अब हम उससे सबक लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, सभी को एकजुट करना चाहते हैं ताकि सरकार के ऊपर वजन प्रेशर बनाया जाए। सबसे पहली बात उन्होंने कही ओआरओपी की विसंगतियां, यानी अभी तक ओआरओपी 1, 2 और 3 इनकी विसंगतियां दूर की जाएं। उन्होंने कहा जो अनोमलीज हैं, अनोमलीज की ठोस आधार उन्होंने बताया कि जवानों की पेंशन 70% थी, उसको 50 कर दिया गया। वन रैंक वन पेंशन का मूल आधार था जो जल्दी रिटायर्ड होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की उन्होंने, कहा मूल आधार था कि यानी जो जल्दी रिटायरीज होते हैं उनको वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिले। लेकिन इसका लाभ वो लोग ले गए जो 58 और 60 साल के बाद पूरी सर्विस करते हैं और हाई रैंक लेकर के, और लाखों, 1.5 लाख 2 लाख उनकी पेंशन मिलती है। दूसरा है ओआरओपी बेनिफिट ऑफ प्रीमेचर रिटायरी। प्रीमेचर रिटायरी जो आते हैं, पहली बात तो हमारे लिए प्रीमेचर नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि हम सारे डिस्चार्ज किए जाते हैं। हमारा जो भी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है उसमें लिखा होता है डिस्चार्ज ऑन स्पेसिफाइड आर्मी इंस्पेक्शन दिस। तो हमारे लिए प्रीमेचर का कोई प्रॉब्लम है नहीं। और वो बहुत एक अन्याय सा है कि वो 15 साल करके आ रहा है तो उसको प्रीमेचर बोल करके उसको बेनिफिट से दूर रखा जा रहा है, वो गलत है। उसके भी जस्टिफिकेशन है। दूसरा है इंप्रूवमेंट इन पे मैट्रिक्स लेवल। ये जो बहुत बड़ा एक अंतर आया है, आप में से बहुत सारे मौजूद भी बैठे होंगे कि 7th पे कमीशन ने, मेरी आवाज आ रही है पीछे सब, पे मैट्रिक्स लेवल बनाए। पहले ग्रेड लेवल हुआ करता था, उसको हटा दिया। पे मैट्रिक्स लेवल 3 से लेकर के 18 तक बना दिए, अलग अलग रैंक के हिसाब से। वो लेवल बनाते समय ये ध्यान नहीं रखा गया कि इस लेवल की पे स्केल से जब रिटायर होंगे लोग तो उसका 50% पेंशन का जो पार्ट होगा वो पुराने रिटायरी से कम आएगा, और वही रिजल्ट आया। यही बात हमने सिनर्जी कॉन्फ्रेंस के अंदर सीजीडी में भी रखी थी। और आज 1 जनवरी 2016 के बाद जो रिटायरीज है काफी सारे रैंक के, वो पहले वालों से भी कम पेंशन ले रहे हैं। और ये आजादी के बाद में के मामले में हेलो पे कमीशन मान लीजिए, पे फिक्सेशन मान लीजिए, उसके इतिहास के अंदर पहली बार ये हुआ है कि बाद में आने वाले को पहले वाले से कम पेंशन मिल रही है। और ये नतीजा इसी का था कि पे मैट्रिक्स लेवल अगर आज उसको प्रदान कर दिया जाता है तो काफी सारी उसके अंदर समाधान मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट ऑफ ओवरऑल रिजर्वेशन। रिजर्विस्ट ने देखा जाए तो जो रेगुलर सोल्जर्स हैं उनसे भी ज्यादा उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। बीच के दरों को खर्चे बचाने के लिए भेज दिया गया, आर्मी के टाइम रिड्यूस करने के लिए। टाइम टू टाइम को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, न वो कोई सर्विस कर पाए न कोई प्रॉपर बिजनेस कर पाए, और उनको आरोपी नहीं दी गई। और इसका भी जस्टिफिकेशन के साथ भेजा है। दूसरा ज्वलंत मुद्दा जो आप सभी जानते हैं, इक्वल एमएसपी टू ऑल रैंक्स। एमएसपी के डेफिनेशन में अगर जाते हैं तो एक साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति भी ये बोल देगा कि अगर एमएसपी का अमोल्यूमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए तो सिपाही के लिए होना चाहिए। उसके बाद तो जेएसयू को सबसे कम रिड्यूस पे ऑफिसर्स का नंबर आना चाहिए। क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन कहते हैं कि 62 के वार के अंदर चाइनीज शिलाओं के ऊपर लिख के चले गए थे कि अगर जीते जी स्वर्ग देखना तो इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन जाओ, क्योंकि इतनी सुविधाएं हैं। उनको उठा करके 15,200 दे दी, 15,500 दे दी गई, हमको 5,200 का लटका दिया गया। और इसका इफेक्ट हुआ इस मांग का
अभी मेरे पास में एक एजी ब्रांच का भी लेटर आप लोगों ने बहुत सारे पढ़ा होगा, उसके अंदर 8-10 चीजों पे उन्होंने डिस्कस किया है और उसके अंदर उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन भेजी है 12,000, 18,000 और 24,000 की। तो इसमें इंक्रीज तो वो देने के लिए कह रहा है, लेकिन जो डिफरेंस है उसके लिए कहीं उसने भी बात नहीं किया है। कुल मिलाकर के हायर रैंक्स को और उनकी लाइबिलिटीज भी नहीं होती है, जहां पर जवानों की लाइबिलिटीज होती है 30-35 साल में रिटायर्ड होता है, नौकरी नहीं मिल रही है, उसके बच्चे हैं, एजुकेशन है, शादी है, घर मकान है, उनके लिए 191 पेंशन का प्रावधान था कोश्यारी रिपोर्ट का, और उसमें से उन्होंने एक डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़ा पैदा कर दिया है। हम कभी इसको मंजूर नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने फिटमेंट फैक्टर की बात की कि हमें, उन्होंने कहा कि जवान की पहले बात पेंशन कम, ओआरओपी में कम, और उनको फिटमेंट फैक्टर भी कम दिया जा रहा है 2.57, और अधिकारियों ने अपने सहूलियत के हिसाब से 2.62, 2.72 तक उन्होंने फिटमेंट फैक्टर का, उनकी जिस तरीके से पे पेंशन का बढ़ोतरी हुआ है उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाए। दूसरा बात उन्होंने फिर कहा इक्वल मिलिट्री सर्विस पे, फिर उन्होंने कहा इसका आधार जवान नहीं है, सबसे ज्यादा जवानों को खतरा है, सबसे ज्यादा जवान शहीद होते हैं, सबसे ज्यादा जमीन पर काम जवान करते हैं, सेक्रीफाइस जवान करते हैं, तो फिर एमएसपी जवान को ज्यादा होनी चाहिए न कि अधिकारियों को। उन्होंने सीधा सीधा बात की, आरोपी एमएसपी पे बिल्कुल सटीक बात कही, और इसी को लेकर के उन्होंने चिट्ठी लिखी, अपने सारे रेफरेंसेस दिए कि इसका रेफरेंस, इसका मूल आधार क्या है, इसके ऊपर भी उन्होंने चर्चा की। और उन्होंने कहा है जो अभी आर्मी पे कमीशन में एक रिकमेंडेशन के लिए भेजा है, जिसमें अधिकारी की 30,000 की बात की जा रही है, एमएनएस को 21,000 की बात की जा रही है, जेसीओ को 18,000 की बात की जा रही है, जवानों को 12,000 की बात की रही। हमें यह मंजूर नहीं, हमें इक्वल एमएसपी चाहिए, हमें रेस्पेक्ट चाहिए, हमें रेस्पेक्ट की बात, सेल्फ रेस्पेक्ट की बात चाहिए। पैसा भले मिला के सबको 10,000 दे दो, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है, परहेज नहीं। तो एमएसपी के ऊपर उन्होंने अपना कड़ा रुख दिखाया। उसके बाद उन्होंने पीएमआर, उन्होंने कहा जो प्रीमेचर रिटायरीज वाला क्लोजेस डाला है 7 नवंबर 2015 को, इसमें सुधार की आवश्यकता है। गिने चुने पहले प्रीमेचर रिटायरीज भी बहुत कम हो गए, और ये जो आते हैं इनकी बहुत ज्यादा घर में समस्या होती तब आते हैं, लेकिन उन्हें आरोपी से वंचित न किया जाए, ये उनका अधिकार है। आरोपी के अंदर लेंथ ऑफ सर्विस से जोड़ दिया गया। एक 3 साल का सिपाही शहीद होता है, उसकी जो वीरांगना है उसको कम मिलेगा। एक 10 या 15 साल का कोई शहीद हो रहा तो उसको ज्यादा मिलेगा, जबकि दोनों की समस्या एक है, दोनों ने सिंदूर खोया है, दोनों के सामने समस्याएं भी है, बल्कि समस्या उसके सामने ज्यादा है जिसका पति कम सर्विस के अंदर शांत हो गए। तो ये भी अपन ने जस्टिफाई दिया है कि इसको दूर किया जाए, और इसको पहले की तरह, पहले अगर एक हवलदार शहीद होता है और उसकी सर्विस 24 साल थी, 11 साल में शहीद हो गया, तो भी उसकी 24 साल सर्विस मान करके उसकी जो विधवा थी उसकी पेंशन डिसाइड की जाती थी। अब उसकी लेंथ ऑफ सर्विस पे कर दिया गया है। आसाम राइफल्स के भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास में बाजा साहब आए हुए हैं, इनके प्रेसिडेंट हैं तुलसी नायर साहब, और बहुत बड़ा एक एसोसिएशन है। आपको जान करके खुशी होगा कि ये हमारे फेडरेशन का पार्ट है, और जो इनकी टीम को मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपसे हम भी कुछ सीख सकते हैं। आप लोगों ने एक लंबा संघर्ष करके, सरकार से वार्ताएं करके, एजिटेशन करके, कोर्ट में जा करके बहुत सारी सुविधाएं इन्होंने ले ली। हमें भी इनसे सीखने की जरूरत है। आज भी इनके कुछ मैटर जो है कोर्ट में चल रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पूरे असम राइफल्स के ग्रुप का, और हमें फक्र है कि एक इतना बड़ा संगठन आज हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों मैंने मेंबरशिप लिस्ट मांगी थी संगठनों की, सबने अभी तक नहीं दी। आज भी वो पॉइंट पेंडिंग है हमारा, लेकिन ऑल इंडिया असम राइफल्स जो थे, इन्होंने करीब 25,000 कुछ मेंबर्स का फर्स्ट शॉट के ऊपर हमको उपलब्ध करवाया। तो दैट शुड बी द स्पिरिट टू वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन टू गिव द स्ट्रेंथ। ये नहीं कि ठीक है काउंसिल कह रही कि ये चीज दे दो, दे देंगे, कल दे देंगे, वो कल कभी आता नहीं है। तो ये चीज हमें सीखने की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमने पे कमीशन के लिए पॉइंट भेजा है कि एट पार सारी सुविधाएं होनी चाहिए आसाम राइफल्स के लिए भी। जो जो भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को दिया जा रहा है वो सारा का सारा आसाम राइफल्स को भी दिया जाएगा। ऑनरी रैंक्स का मुद्दा आज भी आया मेरे पास में, एक संस्था ने दिया है, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याण संगठन गोंडा, पहले भी आते रहे हैं।
ये पॉइंट हमने ऑलरेडी पहले कवर कर दिया है कि रिटायरमेंट के बाद में जो आप ऑनरेरी रैंक देते हो तो उनको घर वालों को खुश करने के लिए कि मैं भी जो है सूबेदार मेजर बन गया, उन्होंने सूबेदार बन गया, उन्होंने लेफ्टिनेंट बन गया, कैप्टन बन गया, मिला क्या? एक दहेला नहीं मिला। वो हमने डिमांड किया है कि अगर ऑनरेरी रैंक रिटायरमेंट के बाद में भी दे रहे हैं तो उस रैंक का मॉनेटरी बेनिफिट भी साथ में दिया जाए। अबॉलिशमेंट ऑफ अग्निवीर स्कीम, अग्निवीर के बारे में बहुत सारा विरोध हो रहा है, राजनीतिक पार्टियां भी कर रही हैं, सीनियर आर्मी वेटरन्स भी कर रहे हैं, और अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि जैसलमेर के अंदर आर्मी कमांडर्स का मीटिंग अभी 3 दिन का चल रहा है बड़े लेवल पे, उसके अंदर स्पीच होने की संभावना है। इंक्लूड आवर डिफेंस एंड वेटरन मेंबर इन पे कमीशन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं ऑफिसर्स की बुराई नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ऑफिसर्स का हमारा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ मैं कहता हूं कि अगर पे, पेंशन और पर्क्स के बारे में डिस्कस करवा दो, डिबेट करवा दो, 5% ऑफिसर भी नहीं बता पाएगा, जबकि ये बैठे हुए 90% बता देंगे, क्योंकि वो जरूरत ही नहीं समझते, उनको आगे से आगे बिन मांगे बहुत कुछ मिल रहा है। तो पे कमीशन में पहले बात तो आज तक कोई रहा नहीं है हमारा रिप्रेजेंटेटिव। छठे पे कमीशन के अंदर एक मेजर जनरल साहब को जरूर नॉमिनेट किया गया था, लेकिन 1 या 2 मीटिंग के बाद में उनको भी आइसोलेट कर दिया गया था। तो ये हमने डिमांड दी है, और ये मुझे अनऑफिशियल सोर्सेज से पता भी चला है कि इस पर जो विचार हो रहा है कि डिफेंस से और वेटरन से। उसके बाद उन्होंने विडो पेंशन की बात की कि किस रेशियो में विडो पेंशन है, किस रेशियो में पेंशन बढ़ रही हो। विडो पेंशन, जिसका हस्बैंड इस दुनिया से अलविदा हो जाता है तो उसकी 50 से 30% पेंशन करने का क्या लॉजिक है? क्या वो सरवाइव कर सकती है? क्या वो जो एक हाउस वाइफ है वो किस तरीके से अपने बच्चों को मैनेज करेगी? तो एक रेस्पेक्ट के लिए, एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए विडो पेंशन में बढ़ाने की बात की। सबसे बड़ी बात की पे मैट्रिक्स लेवल को। अभी आप समझ सकते हैं कि 6th पे कमीशन का ग्रेड पे सिस्टम था, 7th में पे मैट्रिक्स था, यानी पे लेवल बना दिया 1 से 18। लेकिन पे लेवल बनाने से 1 जनवरी 2016 के बाद जो रिटायरीज आए उनकी पेंशन कम थी, बशर्ते जो 1 जनवरी 2016 से पहले के थे, जो ग्रेड पे सिस्टम वाले थे, मैं कहूं 2006 के बाद के। ये बिल्कुल बात सत्य है, और बिल्कुल इसके लिए किसी को एविडेंस की जरूरत है तो आप OROP 1 की टेबल देख लो, OROP 2 की देख लो, 3 की देख लो। अभी तक सूबेदार वहीं लटके हैं, यानी पुराने लोगों की पेंशन ऑलरेडी ज्यादा है। लेफ्टिनेंट कैप्टन का फार्मूला ले लीजिए, इनकी 35,000 पे 38,000 आ रहे हैं, वो ऑलरेडी 41 और 43,000 ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि अनोमलीज विसंगति है या नहीं है। OROP की विसंगति OROP की अनोमलीज है या नहीं, आपको समझना होगा। एक्स ग्रुप को भी 2 भागों में बांटा है, ये उन्होंने कहा है। 6200 3600 का क्या लॉजिक है। रिजर्विस्ट पेंशन की बात की, कम्यूटेशन रिकवरी की बात की, और डिसेबिलिटी पेंशन की बात की। तमाम मुद्दों को लेकर जैसे उन्होंने बात किया, छोटा छोटा हम अंश आपके सामने दिखा रहे हैं और आप ये देख सकते हो। तो मामला यह है कि अभी भूतपूर्व सैनिक संगठनों को जाग जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, जमीन पे भी आएं और अपना बिल्कुल कमेटी बनाएं, सम्मेलन करें, एजुटेशन करें, ज्ञापन दें। आपको नीचे उतरना पड़ेगा। यदि आप बैठ करके कहो, ये कोई कहे कि हमने 30 लाख सैनिकों की हमें चिंता है, तो चिंता के लिए आपको जमीन पर आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और हम आपसे वादा करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है। अपनी बात सकारात्मक तरीके से रखने के लिए 24 घंटे मैं आपके साथ हूं। धन्यवाद। एक डेलीगेट हमारा पे कमीशन में शामिल किया जाए, जिससे हम हमारी वास्तविक जो पोजीशन है, हमारा जो ग्रीवेंसेज है, वो हम कंसर्न आदमी को बता सकें। रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, ये भी गोंडा वाले ग्रुप का पॉइंट आया था कि 80 साल के बाद में जो रिस्टोरेशन होता है, रिस्टोरेशन नहीं, कम्यूटेट का तो 15 साल के बाद में होता है। इस पर काफी रिसर्च और कैलकुलेशन हुई है। तो ये जब 15 साल का किया था तो उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% हुआ करती थी, तो जाहिर है कि उसको रिकवर होने 15 साल लगते थे। आजकल रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी बैंक के अंदर 6.5-7% से ज्यादा नहीं है। तो उस चीज को देखते हुए ये 10 या 11 साल में रिकवरी हो जाती है। तो ये भी डिमांड है हमारा कि ये जो रिस्टोरेशन होता है कम्यूटेड पोर्शन का, वो 11 साल के अंदर हो जाना चाहिए। डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन को भी जो है लेफ्ट ऑफ सर्विस के साथ जोड़ दी। एक आदमी का एक पैर फट गया, वो अपंग हो गया, चल फिर नहीं सकता, दूसरे पे डिपेंडेंट हो गया, तो 5 साल वाले को भी उतनी ही हेल्प की जरूरत है जितना 25 साल वाले को है, लेकिन उसको भी लेफ्ट ऑफ सर्विस से जोड़ दिया है। बहुत बड़ा एनोमली है ये।
तो ये भी हमने इसको किया कि ये इसको सर्विस से नहीं जोड़ा जाए। डिफेंस विडोल पेंशन टू बी इंक्रीज इक्वल टू एक्स सर्विसमैन पेंशन, ये भी कई संगठनों से पॉइंट आया था कि भाई पेंशनर खत्म हो जाता है तो गवर्नमेंट ही मान के चलती कि वो एक आदमी चला गया तो परिवार की आवश्यकताएं कम हो गई है, कम नहीं होती हैं बल्कि उस पर भार ज्यादा हो जाता है विडो के ऊपर, तो इसको एट पार रखा जाए। यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर फॉर ऑल रैंक्स, पिछली बार फिटमेंट फैक्टर के अंदर गड़बड़ किया गया था, उसका नुकसान हुआ हमें। अभी हमने डिमांड करी इक्वल करो, लेकिन इक्वल आज की तारीख में इक्वल करता तो भी ये गैप तो हमारा बना ही रहेगा। और अभी मेरे पास में एजी ब्रांच का लेटर पड़ा हुआ है, इसमें इन्होंने अलग अलग फिटमेंट फैक्टर्स दिखाए हैं। हालांकि ये इंडिकेशन तो है कि उनको ये एहसास हुआ है कि नीचे वाले रैंक को नुकसान हुआ है, तो उनकी भरपाई करने के लिए इनका फैक्टर हाई साइड में रखा जाए। देखते हैं क्या होता है। मॉनिटरी बेनिफिट अगेंस्ट एग्जेम्पलरी कैरेक्टर, ये शायद क्लेमेंट टाउन देहरादून से आया था, आलम साहब का था शायद पॉइंट कि जिनको एग्जाम्पलरी कैरेक्टर्स जो दिया जाता है उसके लिए कोई मॉनेटरी बेनिफिट होना चाहिए। एडिशनल पेंशन भी इंक्रीज एट द एज ऑफ 70 ईयर्स, 80 साल के बजाय 70 के ऊपर ये 20% जो एडिशनल मिलता है वो मिलना शुरू हो जाए। टाइम स्केल प्रमोशन, इस टाइम स्केल के पीछे इतना बढ़िया तरीका निकाला अफसर्स ने कि एक बार हम ये नहीं कहते कि भाई कोई बेवकूफ आदमी एंट्री कर जाएगा कमीशन में, लेकिन एक बार अगर कमीशन लेके लेफ्टिनेंट बन गया तो वो कर्नल तो बनेगा ही बनेगा। और इसी चीज को देखते हुए आपने देखा होगा कि ओआरओपी के अंदर पहले एक जमाना ऐसा था कि ऑनरी कैप्टन लगभग मेजर के बराबर पेंशन लिया करता था। वो उन्होंने इतना गैप सिर्फ इसलिए कर दिया कि आज की तारीख के अंदर कोई भी ऑफिसर कैप्टन या मेजर रिटायर होगा ही नहीं। तो उन्होंने देख लिया बड़ी चालाकी के साथ में कि यहाँ किसका शोर मचाएंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ होना नहीं, इसलिए उसमें उन्होंने बढ़ोतरी ज्यादा नहीं करी। और आखिरी पॉइंट दिया अपने, और उसमें हमने ये लिखा कि जैसे अफसर जैसे वो कर रखा है वैसे हमें ये एमएससीपी के नाम पे जो है ना खिलौना मत दो, हमारे भी फिक्स कर दो कि 3 साल के बाद मोटर नायक बन जाएगा, 7 साल में हवलदार बन जाएगा, 11 साल में जेशो बन जाएगा, फिर सूबेदार बन जाएगा। रैंक उसके कंधे पे नहीं लगा पा रहे हैं तो उसको मॉनिटरी बेनिफिट तो कम से कम दीजिए। और जब ऑफिसर्स को लगा रहे हैं तो हमें क्यों नहीं लगा सकते हो? काम तो हम सारा कर रहे हैं। एक जमाने में हवलदार होता था वो सीनियर सुपरवाइजर माना जाता था, आज आपने देखा होगा कि सारा काम वो जवान के साथ मिलकर कर रहा है, तो बेनिफिट तो मिले ना कम से कम। और लास्ट पॉइंट दिया है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का, जो भी ईसीएचएस के बेनिफिशियरी नहीं है उनको 1000 रुपया मिलता है, उसको हमने रिकमेंड किया है कि कम से कम 2000 रुपये इसको किया जाए। हालांकि 2003 के बाद में जो रिटायर होके आ रहे हैं उनके लिए कंपलसरी है ईसीएचएस का मेंबर बनना, लेकिन जो पुराने बहुत सारे साथी हैं वो ईसीएचएस बेनिफिट के बजाय मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं। मेरी भी उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, मेहरबानी करके मेंबरशिप लेवे, उसमें कोई फायदा नहीं है। फायदा जो है ईसीएचएस का मेंबर बनने के अंदर है, उसके अंदर ज्यादा फायदा है। सर आई विल कॉल यू बैक। इसके अलावा ये मैंने बता दिया कि प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी अपन लिख रहे हैं कि 7वें पे कमीशन से पहले और एनोमलीज को दूर किया जाए। इसके अलावा किसी भी संगठन को चलाने के लिए सबसे जरूरत बड़ी आवश्यकता होती है कि उसका अकाउंट्स पूरा पारदर्शी होना चाहिए। और मुझे कहते हुए फक्र है, मेरी कार्यकारिणी में भी फक्र करता हूँ, मेरे ट्रेजरर के ऊपर भी फक्र करता हूँ